ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामयिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर गीता कंपानी से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर गीता, अगर हम देश में कोरोना की ताजा स्थिति पर नजर डालें तो देश में अब तक 4.5 लाख से भी ज्यादा कोविड रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की अगर हम दर पे नजर डालें तो ये 61% से भी ज्यादा पहुंच गई है। आप कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है, अभी फिलहाल हमारे जो देश में स्थिति है उसमें बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो ठीक भी हो रहे हैं। बहुत सारे संक्रमित लोग हैं, लेकिन बहुत सारे लोग माइल्ड जो बीमारी उनको कम है, जिनको कोई लक्षण नहीं है, ऐसे एसिम्प्टोमेटिक मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक, माइल्ड और मॉडरेट केसेस बहुत ज्यादा हैं। ये 80% लोग हैं जिनको सिम्टम्स बहुत माइल्ड हैं या जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है। सिर्फ जो 19 या 20% मरीज हैं जिनको सीवियर सिम्टम्स हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है। इसीलिए जो हम टेस्टिंग इतनी कर रहे हैं उसके कारण जो संख्या मरीजों की है वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि टेस्टिंग बहुत हो रही है। जिनको कोई लक्षण नहीं है या जिनको पता ही नहीं चलता कि उनको बीमारी से वो संक्रमित हैं भी कि नहीं, तो इसलिए बीमारी का फैलना थोड़ा ज्यादा हो रहा है। और जब से अनलॉक हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अब नियम कानून जो सोशल डिस्टेंसिंग है या जो मास्क पहनना है वो जरूरी नहीं है। सो इस कारण जब ये प्रिकॉशन नहीं ली जाती है तो बीमारी का फैलना ज्यादा हो जाता है। डॉक्टर गीता, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि अनलॉक को हम टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। जैसा कि आपने टेस्टिंग की बात की है कि अब हमारे देश ने 1 करोड़ टेस्टिंग का आंकड़ा पार कर लिया है और 1,04,73,000 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। तो ये जो रैपिड टेस्टिंग है, क्या इसकी वजह से भी बहुत नंबर्स जो हमें ज्यादा समझ में आ रहा है या दिखाई दे रहा है, क्या ऐसा भी है? देखिए, पहले हम सिर्फ RT-PCR से टेस्टिंग कर रहे थे, लेकिन अब हम RT-PCR से एक तो टेस्टिंग फ्यू सैंपल्स, कम सैंपल्स किए जा सकते हैं और उसमें सैंपल को स्टोर करना पड़ता है, ले जाना पड़ता है लैब में, और दिन के कम सैंपल्स हो सकते हैं। लेकिन अभी जो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग हो रही है कंटेनमेंट जोन्स में, उससे ज्यादा सैंपल्स टेस्ट किए जा सकते हैं। इसलिए नेचुरली, क्योंकि जो एसिम्प्टोमेटिक जिनमें कोई लक्षण नहीं थे, शायद वो किसी कांटेक्ट आए थे किसी पेशेंट के साथ, तो उनमें एंटीजन टेस्टिंग हो रही है, तो ज्यादा डिटेक्शन होती है केसेस की। सो मेन इसका यही है कि आप ज्यादा टेस्टिंग करिए, ट्रेस करिए कौन कॉन्टैक्ट्स हैं पेशेंट्स के और उनको आइसोलेट करिए। इसी से बीमारी की कंटेनमेंट की जा सकती है। और डॉक्टर गीता, कोविड के युग में टेली मेडिसिन और टेली कंसल्टेशन का महत्व बहुत बढ़ गया है। डेथ रेट्स को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली के जो एम्स ने जो है विभिन्न राज्यों के साथ डॉक्टर्स के साथ मिलकर टेली, जिसे हम कंसल्टेशन या टेली परामर्श कह सकते हैं, इसे शुरू किया है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। तो ये एक आपको लगता है कि जो कोविड के टाइम पे जो टेली मेडिसिन है या टेली कंसल्टेशन है, इसकी कितनी जरूरत है और कितना इम्पोर्टेंट है ये? और इनफैक्ट शायद हम और आप जो बात कर रहे हैं, जो हमारी आपके बीच की बातें श्रोताओं तक पहुंच रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं टेली कंसल्टेशन ही है। टेली कंसल्टेशन किसी हद तक तो जरूरी भी है, क्योंकि जितना हम बीमारी जो है आमने सामने 1 मीटर के डिस्टेंस पर रहने से होती है, और कौन सा पेशेंट किसके कांटेक्ट में आया है और कौन सा पेशेंट संक्रमित है, ये हमें पता नहीं चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे मरीज हैं जो किसी और बीमारी के लिए आते हैं, बाद में पता चलता है कि वो कोविड पॉजिटिव हैं। डेफिनेटली टेली कंसल्टेशन से ये है कि बीमारी के फैलने में मदद मिलती है। लेकिन कई बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज टेली कंसल्टेशन से नहीं किया जा सकता है, तो फिर उसी केस में आप पहले पेशेंट का कोविड टेस्ट करा लेते हैं, फिर ही पेशेंट को आप बुलाते हैं एग्जामिन करने के लिए। डॉक्टर, इस समय WHO के बारे में बहुत चर्चा चल रही है, जो उसने स्वीकार किया है कि कोरोना वायरस के हवा में प्रसार के बारे में कुछ नए प्रमाण मिल रहे हैं। और WHO में कोविड-19 की जो तकनीकी प्रमुख हैं मारिया वान केरखव, उन्होंने मीडिया को बताया कि कोविड-19 के संक्रमण के तरीकों के रूप में जो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है और जो एरोसोल ट्रांसमिशन है, इसकी संभावना पर भी चर्चा हुई है। और इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे कि क्या हवा से संक्रमण फैल सकता है? देखिए, अभी तक तो ये था कि सिर्फ जब 2 आदमी 1 मीटर के डिस्टेंस पे होते हैं और न किसी को संक्रमण है,
तो वो जब खांसी करता है या छींकता है तो ये एक से दूसरे के हवा में जा सकता है। और दूसरा तरीका ये था कि जब कोई खांसता है, संक्रमित मरीज है, वो खांसता है या छींकता है तो किसी सरफेस ऑब्जेक्ट के उसने वायरस अपनी सिक्रीशंस में निकाला है, जैसे नाक से जो पानी बह रहा है, मुंह से जो सिक्रीशंस निकल रही हैं, उसके हाथ पे लग गई हैं और वो हाथ किसी दरवाजे के हैंडल पे लग जाता है या किसी सरफेस पे लग जाता है, तो उस सरफेस पे वो डिपेंडिंग ऑन क्या सरफेस का टाइप है, अगर मेटालिक है, वुडन है, उस पे 9 दिन तक रह सकता है। ये सरफेस से सरफेस पे वेरी करता है। अभी तक हमें यही समझ आ रहा था कि ये हवा में ड्रॉपलेट्स के रूप में सस्पेंडेड नहीं रह सकता है, तो इसलिए सिर्फ डायरेक्ट ट्रांसमिशन से है। लेकिन अभी ये कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये हवा में ड्रॉपलेट्स के रूप में भी कुछ घंटे तक से अबाउट फ्यू आवर्स सस्पेंडेड ड्रॉपलेट्स तक रह सकता है। ये अभी तक डेफिनेट नहीं है, प्रूवन नहीं है, क्योंकि ये वायरस नया है, इसके बारे में नई जानकारी आती रहती है। अभी तक ये डेफिनेट नहीं है, WHO बता रहे हैं, लेकिन अभी ये डेफिनेट नहीं है कि ये ड्रॉपलेट्स के रूप में रह सकता है हवा में। सिर्फ इसमें हमें ये आ रहा है कि मे बी ओवरक्राउडेड या पुअरली वेंटिलेटेड, जिनमें कमरों में वेंटिलेशन नहीं है और ओवर क्राउडेड रूम्स में शायद ये अगर कुछ लोग हैं जिनको संक्रमित है तो ड्रॉपलेट्स के रूप में हो सकता है। डॉक्टर, बहुत से लोग मास्क लगाने के बाद भी उसे जो है होठों से नीचे कर लेते हैं या नाक से हटा देते हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये नाक के सिक्रीशंस और मुंह के सिक्रीशन से ही फैलता है। तो आप नाक से भी नीचे बिल्कुल मास्क को मत करिए। जो जनरल पब्लिक है उसको वो कोई भी मास्क डालें, ट्रिपल लेयर मास्क डालें, कॉटन का मास्क डालें, सिंथेटिक मास्क डालें, लेकिन नाक और मुंह ढका होना चाहिए। सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए N95 मास्क है। घर में अंदर अगर आपके घर में कोई संक्रमित नहीं है, आपको घर के अंदर मास्क डालने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आप घर के बाहर जाएं, प्लीज मास्क डाल के ही जाएं। और जिस तरह की कोविड के बारे में बहुत सारी जानकारी लोगों को व्हाट्सएप माध्यम से भी मिलती है, लेकिन कई बार कुछ उसमें इन्फॉर्मेशन सही रहती हैं, कुछ फॉरवर्डेड इन्फॉर्मेशन होती हैं, कुछ इस तरह की भी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि अगर हम मास्क ज्यादा लगाएंगे तो वही कार्बन डाइऑक्साइड हम दोबारा से अंदर लेते हैं, जिसके प्रतिकूल प्रभाव होंगे हमारे सेहत के ऊपर। इसके ऊपर आप क्या क्लैरिफिकेशन हमारे श्रोताओं को देंगी? कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेशन का है ये, अगर आप दौड़ते हैं मास्क के साथ या साइकिलिंग करते हैं मास्क के साथ, तो कुछ थोड़े टाइम के लिए आप मास्क, आपको शायद घुटन थोड़ी महसूस हो, तो थोड़े टाइम के लिए जब आपके आसपास कोई नहीं है या आप कोशिश करिए साथ साथ किसी के मत चलिए या दौड़िए या साइकिलिंग करिए, तो आप थोड़ी देर के लिए मास्क को परे करके सांस ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होती है। हम पहले भी जब हम ऑपरेशन थिएटर जो लोग काम कर रहे थे वो मास्क डाल के काम करते हैं, तो इसमें ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। डॉक्टर गीता, अभी क्या है, बहुत सारे लोग ऐसी एक्सक्यूजेस ले लेते हैं कि मास्क लगाने से सफोकेशन हो जाता है, तो क्या इसको लगाते रहेंगे तो कुछ दिनों के बाद ये हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा? आप मास्क लगाए रखें, इसको जीवन का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि यही न्यू नॉर्मल जो कह रहे हैं सारे की, मतलब अब जिंदगी हमें ये वायरस ऐसा नहीं है कि चले जाने वाला है। अभी तो एपिडेमिक चल रही है, पैंडेमिक चल रही है, पूरे दुनिया में ये फैला हुआ है, लेकिन ये एपिडेमिक कम हो जाएगी, जब मरीज कम हो जाएंगे तब भी ये वायरस जाने वाला नहीं है। जैसे पहले H1N1 आया था, अभी भी हम H1N1 के केसेस देखते रहते हैं बीच बीच में। इसी तरह ये जो कोरोना वायरस है, इसके मरीज बीच में आते ही रहेंगे। यही मेरी सलाह होगी कि आप मास्क जब भी बाहर जाएं तो मास्क डाल के जाइए। ये हाइजीनिक भी है और आपकी पर्सनल और दूसरों के प्रिवेंशन के लिए बहुत जरूरी है। ये नया वायरस है, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है कि कितनी देर तक इम्यूनिटी रहेगी, री इन्फेक्शन बाद में हो सकती है कि नहीं। उन्हें जितनी देर उनके अंदर एंटीबॉडीज हैं तब तो उनको वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। बाद में जब एंटीबॉडीज नहीं रहती हैं ब्लड में, तब वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर गीता कंपानी से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।